नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ दिशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ और बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर प्रदेशवासियों को ऊर्जा संरक्षण दिवस की बधाई दी है। साथ ही और क्या कुछ उन्होंने लिखा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के पोस्ट में, वो भी देखिए। समस्त प्रदेशवासियों को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी सरकार ऊर्जा संरक्षण की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देते हुए वर्तमान में 600 मेगावाट से अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। ये ट्वीट किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे बड़ी जानकारी के साथ। बड़ी खबर देहरादून से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी है। कल वार्ड सभासदों की अधिसूचना जारी होगी। सदस्य पार्षदों के आरक्षणों की अधिसूचना जारी होगी। शहरी विकास निदेशक ने डीएम को पत्र भेजा है, आरक्षण जारी करने के लिए निर्देश दिए। अधिसूचना जारी कर 7 दिन में आपत्तियां मांगी गई हैं। साथ ही रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी आरक्षण होगा। एकल सदस्य समर्पित आयोग ये रिपोर्ट को जारी करेगा। तो बड़ी जानकारी इस वक्त के देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रदेश में अब नगर निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तैयारियां निकाय चुनाव को लेकर अब तेज हो रही हैं। सदस्य पार्षदों के आरक्षण की अधिसूचना जारी होगी और शहरी विकास निदेशक ने डीएम को इसी से संबंधित एक पत्र भेजा है। आरक्षण जारी करने के निर्देश इस पत्र के जरिए किए गए हैं। अधिसूचना जारी कर 7 दिन में आपत्तियां मांगी गई हैं। रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इस रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी आरक्षण होगा। एकल सदस्य समर्पित आयोग इस रिपोर्ट को जारी करेगा और ये तमाम तैयारियां जो है वो प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव को लेकर हो रही हैं। कल वार्ड सभासदों की अधिसूचना जारी होगी। कल के दिन अधिसूचना जारी होगी और शहरी विकास निदेशक ने डीएम को पत्र भेजा है रिपोर्ट तैयार करने के लिए। आरक्षण जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी रिपोर्ट के आधार पर तैयारियां होंगी। और यशराज आनंद हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। यशराज, अब उत्तराखंड में नगर निकाय के चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी है, तमाम तरह की व्यवस्थाएं की जाएंगी। फिलहाल क्या अपडेट? जी बिल्कुल, उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर के तैयारियां शुरू हो चुकी है। वहीं सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में कमर कसते जुटे हुए हैं। यदि बात करें कि ओबीसी आरक्षण की, तो जैसे राजभवन से ये पारित होगा तो उसके बाद से सभी राजनीतिक दल इसको इस तैयारियों पर धार देने का काम शुरू कर दी है। वहीं मैं बताना चाह रहा हूँ कि अपर निदेशक शहरी विकास डॉक्टर ललित नारायण मिश्रा ने सभी जिलाधिकारियों को एक पत्र लिखा है और उसमें यह कहा है कि रविवार तक नगर निकायों में वार्ड सदस्य और पार्षद पदों के आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी कर 7 दिनों में आपत्तियों का निराकरण करें और रिपोर्ट निदेशालय को भी भेजा जाए। वहीं ओबीसी आरक्षण एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से निर्धारित होना होगा। निदेशालय के स्तर से नगर निगम मेयर, नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण की अंतिम अधिसूचना को भी प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। 1 से 2 दिनों में इसकी अधिसूचना भी जारी हो जाएगी। वहीं शहरी विकास निदेशालय ने निकायों में वार्ड सदस्य एवं पार्षद पदों के आरक्षण की समय सीमा भी जारी कर दी है। सभी जिलाधिकारियों के इस टाइमलाइन में आरक्षण को निर्धारण करना होगा। वहीं अपर निदेशक डॉक्टर ललित नारायण मिश्रा के मुताबिक डीएम के स्तर पर 14 दिसंबर को निकायों में आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी होने के बाद 15 दिसंबर से 21 दिसंबर के बीच इन पर आपत्तियां भी प्राप्त की जा सकती है। वहीं 22 दिसंबर को जिलाधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट शहरी विकास निदेशालय को भेजना होगा। इस प्रकार से जिस प्रकार से काम हो रहा है, लगातार लग रहा है कि जरूर 25 दिसंबर तक अधिसूचना भी जारी हो जाएगी निकाय चुनाव को लेकर के और जनवरी के मिनट तक में निकाय चुनाव कराने की संभावना घोषित हो रही है। क्योंकि लगातार चुनाव कोर्ट का भी इसमें दखल हो रहा है। कोर्ट के दखल के बाद यह निकाय चुनाव जल्द से जल्द करवा लिया जाएगा। जी चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया यशराज आनंद जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट साझा करने के लिए। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अधिसूचना जारी होगी और 7 दिनों के अंदर अंदर अधिसूचना जारी होने के बाद रिपोर्ट मांगी जाएगी। इसी रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी आरक्षण निर्धारित होगा और ये तमाम तैयारियां जो हैं वो प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव को लेकर हो रही है। तमाम राजनीतिक पार्टियां पूरा दमखम लगा रही है नगर निकाय के चुनाव के लिए और कल वार्ड सभासदों की अधिसूचना जारी होगी।
ये खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, उत्तराखंड सरकार ने समाज के ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला लिया है। जहां कुछ दिनों पहले धामी कैबिनेट में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के लिए ट्रांसजेंडर पर्सनल कल्याण बोर्ड को मंजूरी दी गई थी, तो वहीं सरकार के इस फैसले का ट्रांसजेंडर अदिति शर्मा ने स्वागत किया है। उन्होंने धामी सरकार का स्वागत करते हुए कहा कि प्रदेश की सरकार ने हमारे हित में ये फैसला लिया है। शुक्रगुजार धामी सरकार की, जिन्होंने हम लोगों के लिए भी ये चीज़ें ये फैसला लिया है। और ये बहुत पहले होना चाहिए था, 2018 में पारित हो गया था। तो बहुत लेट ये सरकार को सूझा कि हम भी है इसी समाज का हिस्सा है, हमें जब बोर्ड दे सकते हैं या टैक्स दे सकते हैं तो हमारे अधिकार भी हमें मिलने चाहिए। तो मैं बहुत खुश। और वहीं उत्तराखंड में आगामी नगर निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण नियमावली मंजूर हो गई है। सभी नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण का रोस्टर अब इस नियमावली के तहत लगाया जाएगा, जिसको लेकर शहरी विकास निदेशालय प्रस्ताव तैयार करेगा। तो वहीं राज्यों के 102 नगर निकायों में चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण नियमावली को मंजूरी मिल चुकी है। अब इस नियमावली के हिसाब से ही सभी निकायों में ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। इसी को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा का कहना है कि जिस तरह से कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान 2-3 बार बदले हैं, अभी ये मानकर नहीं चल सकते कि ये कितना सही है। नोटिफिकेशन के बाद अभी ऑब्जेक्शन का टाइम आएगा, उसके बाद किस तरीके के ऑब्जेक्शन आते हैं हमारी नजर उस पर भी है, और कोई कोर्ट जाएगा या नहीं जाएगा ये भी आने वाला समय बताएगा। तो मुझे क्योंकि जिस तरीके से मंत्री जी 2 या 3 बार अपने बयान बदले और प्रेस को जो बयान दिया उसके अगेंस्ट उन्होंने जो एफिडेविट है वो कोर्ट में प्रस्तुत किया था, तो अभी बहुत ज्यादा भरोसा मैं नहीं कर रहा। लेकिन हाँ, अगर जैसे ये आरक्षण का जो प्रारूप आएगा वो लागू होगा, उसके बाद जो ऑब्जेक्शन के लिए टाइम मिलेगा वो कितना दिया जाता है, उसमें किस तरीके के ऑब्जेक्शन आते हैं वो भी देखने वाली बात होगी। और अब देखिए, उत्तराखंड के खेल इंफ्रास्ट्रक्चर में एक नया आयाम जुड़ गया है, जिसके चलते खेल मंत्री रेखा आर्या ने प्रदेश के रुद्रपुर में साइकिलिंग वेलोड्रोम का लोकार्पण किया। साइकिलिंग वेलोड्रोम रखने वाला उत्तराखंड देश का 8वां राज्य बन गया है। इसी को लेकर रुद्रपुर के मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में पहुंची खेल मंत्री रेखा आर्या ने पूजन करके साइकिलिंग वेलोड्रोम का लोकार्पण किया। इस मौके पर खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि इस सुविधा के अभाव में पहले हमारे खिलाड़ी दूसरे राज्यों में जाकर खेलते थे और उन्हीं राज्यों के लिए मेडल जीतते थे, लेकिन अब सरकार सभी खेल सुविधाएं प्रदेश में मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कि हर दिन एक नया आयाम खेल से जुड़े, उसी परिप्रेक्ष्य में और मैं वेलोड्रम जो कि मैं निरीक्षण करने भी आई थी, आज उसको लोकार्पित करने यहाँ पहुँची हूँ। आज ये लोकार्पित होते हुए खिलाड़ियों को समर्पित भी हो जाता है। इसके साथ साथ में यहाँ पर देश का सबसे बड़ा आयोजन यानी कि राष्ट्रीय खेल वो यहाँ पर वेलोड्रम के रूप में, साइकिलिंग के रूप में यहाँ पे होने जा रहा है, जो कि रुद्रपुर वासियों के लिए बहुत गर्व का विषय है। निश्चित रूप से ये वेलोड्रम देश के गिने चुने राज्यों में होते हैं, जिसमें उत्तराखंड भी उस स्थान पर आ जाता है। और मैं कह सकती हूँ कि ये देश का 8वां वेलोड्रम होगा जो कि उत्तराखंड में बना है। और निश्चित रूप से जब राष्ट्रीय खेल यहाँ पर होंगे तो स्वाभाविक रूप से इस पूरे संसाधनों में चार चांद भी लगेगा। तो वहीं आपको बता दें, प्रदेश में मत्स्य पालन का हब भी बनने जा रहा है, जिस पर धामी सरकार काफी जोर दे रही है। मत्स्य पालन को लेकर पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 200 करोड़ रुपए की योजनाएं जल्द ही शुरू होने जा रही हैं। साथ ही मछलियों के लिए कोल्ड चेन बनाया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि प्रदेश में बीते साल करीब 9000 मीट्रिक टन का मछली उत्पादन हुआ था। हमारे समस्त अधिकारियों को, माननीय मुख्यमंत्री जी को सबसे पहले, जिन्होंने लगातार इस 30 साल में 3 साल में सरकार ने मत्स्य पालन को बहुत सपोर्ट किया है। जितनी भी हमने फंडिंग मांगी, जो भी हमने योजनाएं मांगी, हमको मिली है। और मैं केंद्र सरकार की का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि पिछले साल हमको एनिमल हस्बेंड्री विभाग को बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला था और इस बार हमको मत्स्य पालन में बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला है। और कोशिश यही रहेगी कि जो काम हमने पिछले 3 साल में किए हैं, जिसकी वजह से हमको अवार्ड मिले हैं, हमारे मत्स्य पालकों को राहत देने का, उनको रोजगार से जोड़ने का, उनकी आय बढ़ाने का, ये हमारा फोकस रहा है।
तो मैं आपको बता दें कि प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव के लिए तैयारियां अब तूल पकड़ रही है। प्रदेश के 102 नगर निकायों में चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण नियमावली को मंजूरी मिल गई है। तो वहीं इस नियमावली के हिसाब से ही सभी निकायों में ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसको लेकर इसी महीने के आखिरी सप्ताह में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने की संभावना है। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह ने निकाय चुनाव पर तंज कसते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव कराने से डर रही है। साथ ही उन्होंने ओबीसी आरक्षण पर कहा कि आरक्षण की प्रक्रिया भी सही तरीके से होनी चाहिए। भाजपा जो है पिछले 1.25 साल से चुनाव की तैयारी में लगी है, लेकिन चुनाव कराने के लिए डर रही है। इनको हार का मुंह देखना पड़ेगा, इसलिए अपने जो भी कार्यक्रम है इस तरह से चला रहे हैं। जैसे अभी ओबीसी का आरक्षण है, जो वार्ड है या जो लोअर स्तर पे पंचायतों में आरक्षण है, यह स्थानीय जो उनकी आबादी है संबंधित कैटेगरी की, उसके आधार पर होना चाहिए। ये नहीं कि प्रदेश की जनसंख्या को लेकर आप पूरे प्रदेश में एक ही परसेंटेज थोपने और झगड़ा होने का जो है अवसर जनता को दे, जनता कोर्ट में जाए, ताकि आपको फिर से चुनाव आगे बढ़ाने का बहाना मिल जाए। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर इंतजार अब खत्म हो गया है। इसी के चलते 10 दिसंबर को नगर निकायों के ओबीसी आरक्षण को राजभवन से मंजूरी मिलते ही शासन ने चुनाव को लेकर प्रक्रिया तेज कर दी है। तो वहीं निकाय चुनाव को लेकर तैयारी कर रहे करणपुर वार्ड से प्रत्याशी अमन उज्जैनवाल ने कहा कि स्थानीय चुनाव में स्थानीय लोगों को ही अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ने का अधिकार होता है। पैराशूट कैंडिडेट जो जिले से बाहर का सर्टिफिकेट लेकर दूसरी जगह चुनाव लड़ते हैं, उन्हें अमान्य घोषित करना चाहिए। सबसे पहले तो जो रिजर्वेशन कोटा, जो वो स्थानीय लोगों वहां पर चुनाव लड़ पाए, वरना जो चुनाव आयोग ने जो 19 सीटों में से हमारी 13 सीटें दी हैं एससी की, तो उसमें हमारे जो कैंडिडेट पार्षद के लड़ने चाहिए थे तो वो 19 लड़ने चाहिए थे। अब तो हमारा दुर्भाग्य है, इस नगर निगम चुनाव में हमारे 19 की जगह 13 पार्षद बैठेंगे। तो सरकार को और चुनाव आयोग को ये उस पर गंभीर ध्यान देना चाहिए। राज्य में एनएसयूआई सदस्यता अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जिसको लेकर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान एनएसयूआई अध्यक्ष विकास नेगी ने जानकारी देते हुए कहा कि इस अभियान के तहत 2 लाख छात्रों को जोड़ने की कोशिश की जाएगी। साथ ही उन्होंने आगे बताया कि हर विद्यालय से निचले छात्रों को भी जोड़ने का काम किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य जो एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष के हमें निर्देशित किया है कि पूरे देश में एक मेंबरशिप लॉन्च करी है आज के दिन। तो हम उत्तराखंड में हमने मेंबरशिप लॉन्च करी है, जिसमें हम 2 लाख छात्रों तक एनएसयूआई पहुंचेंगे और उन्हें एनएसयूआई से जोड़ेंगे, जिसमें अपने अपना लक्ष्य रखा है कि प्रत्येक जिला जो हमारा संगठनात्मक जिले हैं, प्रत्येक जिले में हम 15,000 छात्रों को एनएसयूआई से जोड़ें, जिसमें स्कूल और प्राइवेट और जो सरकारी महाविद्यालय उन सब के छात्रों को हम जोड़ेंगे और विचारधाराओं को, जो विचारधारा की लड़ाई चल रही है उस लड़ाई में हम आगे बढ़ेंगे। और चलिए अब बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे बड़ी जानकारी के साथ। हरिद्वार से आ रही बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। परिवहन विभाग के दरोगा का वीडियो वायरल, रिश्वत लेते हुए ये वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होने से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। आरटीओ ने एक्शन लेते हुए जांच कमेटी का गठन किया है। वीडियो में एक शख्स से पैसे लेते हुए ये दरोगा नजर आ रहा है और ये वीडियो अब जमकर सोशल मीडिया पर और भी कई जगहों पर वायरल हो रहा है। परिवहन विभाग के दरोगा का ये वीडियो बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं और वीडियो वायरल होने से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। हरिद्वार से बड़ी जानकारी इस वक्त की, और ये जो वीडियो वायरल हुआ है दरोगा का रिश्वत लेते हुए, ये टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। दरोगा जो कि एक शख्स से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों यहां पर पकड़ा गया है। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये दरोगा रिश्वत ले रहा है। आरटीओ ने इस पर एक्शन लिया है, जांच कमेटी का गठन किया है इस वीडियो को देखने के बाद, और अब आगे की कार्रवाई इस पूरे मामले पर जारी है। और चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। खबर उत्तरकाशी से, जहां पर शीतकालीन यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। यात्रा को ध्यान में रखते हुए सड़कों को निरंतर खुला रखने के लिए जरूरी मशीनरी की तैनाती की गई है, जिसको लेकर
जिला अधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने आने वाले यात्रियों की सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा जिलाधिकारी ने हिमपात के दौरान बंद होने वाली सड़कों को तुरंत खोलने का भी आदेश जारी कर दिया है। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी जानकारी इस वक्त की देहरादून से आ रही बड़ी खबर। राष्ट्रीय खेलों को लेकर उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला। खिलाड़ियों को पदक जीतने पर इनामी राशि अब दोगुनी मिलेगी। खेल विभाग की तरफ से इनामी राशि को दोगुनी करने का आदेश जारी किया गया है। साथ ही बता दें आपको, स्वर्ण पदक जीतने पर इनामी राशि 12 लाख मिलेगी। रजत पदक जीतने पर इनामी राशि 8 लाख मिलेगी। कांस्य पदक जीतने पर जो इनामी राशि होगी वो 6 लाख रुपए की होगी। तो राष्ट्रीय खेलों को लेकर उत्तराखंड सरकार ने ये बड़ा ऐलान किया है। खिलाड़ियों को पदक जीतने पर इनामी राशि अब दोगुनी मिलने वाली है। पहले जो राशि इनामी पदक वाले खिलाड़ियों को मिलने वाली थी उसको अब डबल करके यानी कि दोगुना करके ये राशि खिलाड़ियों को दी जाएगी। रजत पदक, कांस्य पदक, स्वर्ण पदक, इन तीनों पदकों को जीतने वाले खिलाड़ियों को अब दोगुनी राशि मिलेगी। खिलाड़ियों को पदक जीतने पर इनामी राशि दोगुनी। और रुक करेंगे एक और बड़ी जानकारी का। राजधानी देहरादून से आ रही एक और बड़ी खबर। साइबर ठगों के छल से अब उत्तराखंड का पुलिस बल निपटेगा। बड़ी जानकारी इस वक्त की। राज्य में स्टेट साइबर क्राइम हेडक्वार्टर बनाया जाएगा। हर जिले में साइबर क्राइम थाने स्थापित होंगे। अभी तक प्रदेश में 2 साइबर थाने ही संचालित किए जा रहे हैं और इसके अलावा अब आपको बता दें कि हर जिले में यानी कि प्रत्येक जिले में साइबर क्राइम थाने को स्थापित किया जाएगा। और इसी के साथ अब सुरक्षा और ज्यादा कड़ी हो जाएगी। अभी तक प्रदेश में 2 ही साइबर थाने थे जो कि चल रहे थे। साइबर ठगों के छल से निपटने के लिए उत्तराखंड पुलिस बल ने ये बड़ा एक्शन लिया है। राज्य में स्टेट साइबर क्राइम हेडक्वार्टर स्थापित किया जाएगा। हर जिले में साइबर क्राइम थाने स्थापित किए जाएंगे। और इस खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।